देखिए बेटे, यहाँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूँ, क्लियर कर दूँ। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको कुछ 3 मेरे ख्याल में न्यूमेरिकल्स करवाई। अच्छा, न्यूमेरिकल्स मैंने करवाई, लेकिन उसके बाद उससे पहले भी मेरे जहन में आइडिया था, लेकिन उसके बाद में मेरे जहन में ये आइडिया मज़ीद उभरा कि यार जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बच्चे को फिजिकल क्लासेस में करवाई जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बच्चे का प्रेजेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे मेंटली अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि यार न्यूमेरिकल में करवा तो दूं, यहाँ बच्चा शायद उस लेवल पे इसको समझ पाए या नहीं पाए, स्पेशली न्यूमेरिकल की बात करूँ। अच्छा, टॉपिक में इतना मसला नहीं होता। टॉपिक आप बुक से पढ़ते हो, लेक्चर भी आपको दिया जाता है तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। न्यूमेरिकल में अंडरस्टैंडिंग का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स जो भी हैं, न्यूमेरिकल्स जब आप फिजिकली क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी तो न्यूमेरिकल्स मैं आपको उस वक्त करवाऊंगा। वो जो 3 न्यूमेरिकल्स करवा दी, बाकी जितनी न्यूमेरिकल्स हैं आपको आपकी फिजिकल क्लासेस में करवाऊं, इसलिए अब मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रहा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना चाह रहा हूं मैं। अच्छा, जहां तक बात है चैप्टर नंबर 12 में 2 टॉपिक्स आपने कहे थे कि सर रह गए। एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, जिसको हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, जिसमें KQ/R एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस तो कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बहरहाल ये 2 टॉपिक्स रह गए थे। और मैंने इसकी वजह बताई थी कि मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था, अनफॉर्चुनेटली वो सेव नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो आपको नहीं भेजा गया। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज और न्यूमेरिकल्स वो मैं आपको फिजिकल क्लासेस में ही करवाऊंगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 में स्टार्ट करवाना चाह रहा हूं। आई होप कि इस बात को आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि हाँ यार, न्यूमेरिकल्स फिजिकल क्लासेस में हो तो ज्यादा बेहतर होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, तो इसलिए अब जो चैप्टर नंबर 12 की बात है, 12 में एक टॉपिक एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और न्यूमेरिकल्स, ये 2 चीजें हैं जो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको इंशाल्लाह मंडे को सेंड कर दूंगा। मंडे को जो आपका लेक्चर आएगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होगा। तो आइए अब बिना डिले किए हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 है बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखो, फिर वो वही वाली मैं बात करूं, ये जो टर्म है, जो नाम है इलेक्ट्रो, दिस कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन and basically electron is a charged particle and the word dynamic means motion. अगर आपको याद हो तो हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, यानी कि चार्ज बॉडीज एट रेस्ट। लेकिन अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है चार्ज बॉडीज इन मोशन। ठीक है, और चार्ज रेस्ट में हो तो उसका इफेक्ट कुछ और होता है, वही चार्ज मोशन में हो तो उसका इफेक्ट कुछ और होता है। तो दोनों के जो इफेक्ट्स हैं, चार्जेस एट रेस्ट एंड चार्ज इन मोशन, दोनों के इफेक्ट्स अलग है। तो हम चार्जेस एट रेस्ट पढ़ चुके, अब चार्जेस इन मोशन हम डिस्कस करने लगे हैं। तो आइए इलेक्ट्रोडायनामिक्स समझते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसको अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से ही चैप्टर है। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोडायनामिक इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज पार्टिकल्स इन मोशन। ठीक है बेटा, आइए इसको थोड़ा सा हम यहां से स्टार्ट करते हैं बात को। देखिए, 3 तरह के मटेरियल्स हमारे सामने आते हैं। एक को हम कहते हैं कंडक्टर्स, एक को हम कहते हैं इंसुलेटर्स, और एक को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। चलें, फिलहाल सेमीकंडक्टर्स को तो साइड कर दें, अभी हम बात करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। भाई, कंडक्टर्स के लिए एक आसान सी परसेप्शन हमारा है कि भाई कंडक्टर्स उन मटेरियल्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दे, और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास ना करे। जैसे कि मैं नाम लूं आपके सामने, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर।
तो ये नाम सुन के ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये वो मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देते हैं, इसलिए हम इनको कंडक्टर्स कहते हैं। अगर मैं आपके सामने नाम लूं, रबर, प्लास्टिक, एयर, तो ये वो मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते, इनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ऐसे अब क्या वजह है, कंडक्टर्स में ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देते हैं? तो कंडक्टर्स में एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन का जरिया बनते हैं, वो होते हैं बेटे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन से मुराद है मूवेबल, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे होते हैं, रेस्ट में नहीं होते। एक बात ध्यान में रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो अपने एटम से डिटैच हो गया, एटम से बाहर आ गया, उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर ये दिस इज अ पीस ऑफ कंडक्टर, इफ दिस इज अ पीस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, तो ये मैंने आपको फ्री इलेक्ट्रॉन शो किए हैं जो अपने पेरेंट एटम से डिटैच हो गए। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर ये कंडक्टर है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर एटम में नहीं होते, वो एक एटम से दूसरे एटम से तीसरे में घूमते रहते हैं, लेकिन वो इस कंडक्टर से बाहर नहीं आते, वो रहते विद इन द कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर रहते हैं, कंडक्टर से बाहर नहीं आते। कंडक्टर से बाहर निकालने के लिए उनको फिर हमें मजीद हीट एनर्जी देनी होती है या दूसरे तरीके हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोज which have been detached from their parent atom but they exist inside the conductor। ठीक है बेटा, तो कोई भी कंडक्टर लो, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको मैं क्या कह रहा हूं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ही जरिया बनते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाने का। अच्छा जी, अब देखिए, इनको मैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कह रहा हूं क्योंकि ये मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जितने भी है ना, ये रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली, मतलब कोई लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है, कोई राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, कोई कहीं मूव कर रहा है, कोई कहीं मूव कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि गैस मॉलिक्यूल। आप अगर अपने रूम में बैठे हुए हैं तो जो आपके सराउंडिंग में गैसेस होती हैं, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स भी तो ऐसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं, ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं। कोई गैस मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई नीचे से ऊपर जा रहा है, कोई लेफ्ट से राइट जा रहा है, कोई राइट से लेफ्ट, यानी कि उनकी मोशन रैंडम होती है। तो कभी कभी इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन गैस का नाम भी दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन गैस। तो कभी इलेक्ट्रॉन गैस सुने तो ये मत समझिएगा कि कोई खास किस्म की कोई गैस है, नहीं भाई, गैस नहीं है। दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर which are behaving just like the molecules of a gas। इनको इसलिए हम इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। खैर, अब ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली से मुराद ये है कि इनकी डायरेक्शन कोई यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफाइड डायरेक्शन नहीं है, जिस इलेक्ट्रॉन की जहां मर्जी आ रही है वो वहां मूव कर रहा है, और इस रैंडम मोशन को कहा जाता है डिफ्यूजन। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और जाहिर सी बात है, अगर ये मूव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनकी वेलोसिटी भी होगी। जाहिर सी बात है, जब आप मूव करते हैं तो आपकी वेलोसिटी होती है ना, क्योंकि स्पीड भी तो होती है। तो जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहे होते हैं, उस वेलोसिटी को कहा जाता है थर्मल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? थर्मल वेलोसिटी। अच्छा, थर्म का मतलब होता है हीट, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को जो ये वेलोसिटी गेन होती है, वेलोसिटी एक्वायर होती है, इनको जो वेलोसिटी अचीव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये मिल करते हैं हीट की वजह से। सराउंडिंग से ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और उसकी वजह से ये मूव कर रहे होते हैं, इसलिए इस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी कहा जाता है। और थर्मल वेलोसिटी तकरीबन, आपको हैरत होगी, 1 मिलियन अप्रोक्सीमेटली
मिलियन मीटर पर सेकेंड होती है। 10 लाख मीटर पर सेकेंड, बहुत स्पीड है ये। यानी कि किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है 10 लाख मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इतनी ज्यादा वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी, इतनी स्पीड से किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, जब इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव भी कर रहे हैं इस स्पीड से, लेकिन अगर मैं इस कंडक्टर में देखूं मुझे किसी किस्म का कोई करंट नहीं मिल रहा, देयर इज नो करंट। उसकी वजह यह है कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स टॉप से बॉटम आ रहे हैं उतने बॉटम से टॉप जा रहे हैं, इसलिए नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स इतनी स्पीड से मूव करने के बावजूद भी हम ये कहते हैं अभी कंडक्टर में किसी किस्म का कोई करंट नहीं है। तो ये बेटे, अच्छा, अब जब इसी कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, सेल से कनेक्ट करते हैं, ये कंडक्टर है, ये मैंने बैटरी ज्वाइन कर दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है बेटा, ये बैटरी प्रोवाइड कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी। अच्छा, बैटरी कनेक्ट करने का मतलब है मैं इस कंडक्टर के बीच में, इस कंडक्टर के दोनों एंड से बिटवीन फील्ड प्रोवाइड कर रहा हूं। यहां मैंने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की थी ना, यानी कि यहां इन दोनों एंड के दरमियान किसी किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, लेकिन जब मैं किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो इसका मतलब ये जो 2 पॉइंट्स है, ये वाले, ये 2 पॉइंट्स, आप चाहे इसको ए कह दें और इसको बी कह दें, तो अब मैंने ए और बी के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिए। देयर एग्जिस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा, अब बताइए, ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स थे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उन इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। इस नेगेटिव टर्मिनल से इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, अब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब देखें सारे के सारे कहां से? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव से उनको पुश मिला ऐसे, और वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ। तो क्या अब भी ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं? क्या अब भी इनकी डायरेक्शन डिस्पर्स्ड है या फिर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? हाँ, अब ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इनकी डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है, सिंगल डायरेक्शनल है, और अब हम इसको डिफ्यूजन नहीं कहते, अब हम इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का मतलब होगा मोशन ऑफ या यूनिडायरेक्शनल मोशन ऑफ यूनिडायरेक्शनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूनिडायरेक्शनल समझ गए? एक ही डायरेक्शन में। तो जब किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, और बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब अब इसमें आपने इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान फील्ड प्रोवाइड कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? तमाम इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में पुश करेगी, और अब ये मोशन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट कहलाएगी, ना कि डिफ्यूजन। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ऐसे तो मूव तो भी कर रहे हैं ना, अब जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बुक में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक अप्रोक्सीमेटली स्पीड लिखी हुई है 0.01 मीटर पर सेकेंड। खैर एग्जैक्टली ये वैल्यू तो नहीं होती, ये वैल्यू चेंज होती है, इसलिए मैं पर्टिकुलरली ये वैल्यू नहीं लिखूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम, 0 पॉइंट समथिंग। थर्मल वेलोसिटी कितनी थी? 10 लाख मीटर पर सेकंड। और बैटरी कनेक्ट करने के बाद अब जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी हो गई वो हो गई 0.01, कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। अच्छा, मसला क्या होता है?
देखो बात सुनो, जब हम बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई थी हमने तो तकरीबन इलेक्ट्रॉन्स इस स्पीड से मूव कर रहे थे, इस वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। बैटरी कनेक्ट करने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो जाते हैं, उनकी वेलोसिटी इससे भी बढ़ जाती है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कम हो जाती है। तो जब हम नेट वेलोसिटी निकालते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तकरीबन हमें इसके आसपास मिलती है। एग्जैक्टली ये वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन इसके आसपास ये वैल्यू मिलती है। ये बात सही है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू थर्मल वेलोसिटी से कम होती है। ठीक है, अब बताओ, अब सारे के सारे जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, अब हमें यहां सर्किट में करंट मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो अब हमें इस सर्किट में करंट मिलेगा, यानी कि करंट के लिए फिर हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो चार्जेस हैं, जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्जेस हैं, वो यूनी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है बेटा, चलिए, जहां तक बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन होती है, वो अभी आपको करवाऊंगा, 2 मिनट वेट करें। पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, आइए इसके साथ, करंट। करंट अमूमन करंट को कह दिया जाता है फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज नॉट फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को प्रॉपर्ली डिफाइन करें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो यानी कि हाउ फास्ट द चार्ज इज मूविंग। सिंपली यू कह लो, हाउ फास्ट द चार्ज इज मूविंग, चार्ज कितनी रेट से, कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, हाउ फास्ट द चार्ज इज मूविंग पर यूनिट टाइम, दैट इज सेड टू बी द करंट। करंट को हम आई से शो करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब Q अपॉन T का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। जैसे वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी कहते हैं भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आई मीन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग। इस तरह करंट को कहते हैं हाउ फास्ट द चार्ज इज मूविंग। ठीक है बेटा, हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। देखो ये कंडक्टर है, ये जो चीज है, ये चीज, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर जाता है एक सेकंड में, दैट इज सेड टू बी द करंट। ठीक है बेटे। अच्छा, अगर आपको याद हो तो चार्ज की जगह हम लिख सकते हैं Ne, इफ यू रिमेंबर। N रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो Q की जगह अगर मैं Ne ऊपर पुट कर दूं तो I इज इक्वल टू Ne अपॉन T। ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। अब आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई इस टॉपिक के साथ, छोटी सी, वो खुद कर लीजिएगा। करंट बताया गया, टाइम बताया गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको याद होगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए। फॉर्मूला आपके सामने, T डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा है, यहां कर मल्टीप्लाई, E डिनोमिनेटर में आ जाएगा, N को सब्जेक्ट बनाकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल चेक करेंगे, वो आप कर लीजिएगा। ओके, जहां तक करंट के SI यूनिट की बात है तो SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। SI unit of current is ampere. Ampere इसका ऐसा यूनिट है आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। और आपको याद होगा करंट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया होगा, देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। तो करंट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसका यूनिट एम्पियर। आइए आगे चलते हैं। चलो देखिए, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अगर मैं T को इनटू में लाऊं तो IT इज इक्वल टू Q। वेयर Q रिप्रेजेंट्स चार्ज, I रिप्रेजेंट्स करंट, T रिप्रेजेंट्स
टाइम। अच्छा, अगर किसी कंडक्टर में करंट हो 1 एम्पियर का, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, तो हम देखना चाहते हैं कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा। मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस कंडक्टर में कितना करंट है 1 एम्पियर। तो मैं देखना चाहता हूं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, इस हिस्से में से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। टाइम इज 1 सेकंड, चार्ज फाइंड करना है मुझे। तो Q इज इक्वल टू IT I इंटू टी। तो I कितना बेटा 1 एम्पियर, टाइम कितना 1 सेकंड, 1 इंटू 1 एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड इज सेट टू बी कूलम। कूलम याद है ना, कूलम चार्ज का यूनिट होता है ना। तो एक बार ध्यान में रखते हैं, ये लिख देता हूं कि चार्ज कितना आ गया 1 कूलम, यानी कि जो कूलम होता है 1 कूलम वो किसके इक्वल होता है 1 एम्पियर पर सेकंड, सॉरी 1 एम्पियर इंटू सेकंड। कहीं लिखा हो एम्पियर इंटू सेकंड, कहीं यूनिट में लिखो एम्पियर सेकंड, और आप सब बुझा रहे हो यार एम्पियर सेकंड किसका यूनिट है। तो भाई एम्पियर सेकंड चार्ज का यूनिट है, क्योंकि एम्पियर सेकंड किसके इक्वल होता है कूलम के। आप कूलम को एम्पियर सेकंड लिख सकते हो, ठीक है बेटा। ओके, तो अगर मैंने करंट रखा 1 एम्पियर, टाइम रखा 1 सेकंड, 1 इंटू 1 एम्पियर इंटू सेकंड कूलम, तो चार्ज कितना आ गया 1 कूलम। कितना आ गया चार्ज 1 कूलम। तो कभी डेफिनेशन आ जाए यार 1 कूलम को डिफाइन कर दो, ऐसी छोटी सी बात आ जाए, डिफाइन 1 कूलम, क्या 1 कूलम चार्ज कितना होता है। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इफ 1 एम्पियर करंट flows in conductor, then और ये भी लिखते हैं in 1 second। if 1 ampere current flows in conductor in 1 second, then charge flowing from given cross section is said to be of 1 कूलम। कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तो 1 सेकंड में जितना इस क्रॉस सेक्शन में से चार्ज फ्लो करेगा वो बेसिकली 1 कूलम होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, हमें थोड़ा करंट का कंसेप्ट मिल गया। ऐसी एक जगह एक चीज पढ़ रहा था, बड़ी मुझे अच्छी लगी एक चीज कि यार एक ब्रांच होती है आपकी मैकेनिक्स, एक होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है आपकी थर्मल फिजिक्स, अलग अलग है ना। तो ऐसी एक बात लिखी हुई थी कि करंट जो है ना वो एनालॉगस है वेलोसिटी का, या बल्कि स्पीड का कहना तो ज्यादा बेहतर है। करंट इज एनालॉगस टू स्पीड। एनालॉगस समझते हो, सिमिलर। जैसे आपको याद होगा, आपने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा, एक चीज पढ़ी थी इनर्शिया, अगर याद हो। इस तरह फिर मैंने आपको हीट में, थर्मल फिजिक्स में एक चीज पढ़ाई, थर्मल इनर्शिया, स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो इस तरह लिखा हुआ था कि यार जो करंट है इट इज एनालॉगस टू स्पीड, इट इज सिमिलर टू स्पीड। जैसे मैकेनिक्स में स्पीड का कंसेप्ट होता है ना, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में करंट का कंसेप्ट होता है। क्यों भाई, स्पीड क्या है, हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग, और करंट क्या है, हाउ फास्ट द चार्ज इज मूविंग। इसलिए करंट इज एनालॉगस टू स्पीड। चले सर, तो ये बात कुछ चार्ज के लिए भी हो गई। आइए अब करंट पे हम आगे डिस्कशन करते हैं। दो तरह के करंट होते हैं, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, दूसरे को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उनकी वजह से जो करंट होता है वो सिंपली आपका इलेक्ट्रिक करंट है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, इफ दिस इज अ पीस ऑफ कंडक्टर, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से,
ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। ठीक है बेटा। अब देखें मैंने क्या कहा कि यार इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है ना उनका, तो पीछे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उनको पुश मिला, तो वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होना शुरू हुए, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये बता रहा है कि नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। और ये फ्लो करते हैं, ये करंट फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। ये लिख देते हैं ये बात, इट फ्लोज फ्रॉम negative to positive terminal of the battery. भाई इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई बात समझ में ना आ रही हो कि सीधी सीधी मुझे बात नजर आ रही है कि ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से जा रहे हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है इस करंट की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होती है। अब एक बात यहां समझने वाली है इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा कि कभी भी आप, मैं अक्सर एक बात करता हूं, आप पानी की जो टैंक्स होते हैं, पानी की जो टंकियां होती हैं, बल्कि जो बात करें पानी की जो टंकियां होती हैं वो हमेशा ऊपर बनाई जाती है छतों पे, ताकि नीचे से आप टैप खोलें, नलका खोलें, इजीली पानी नीचे आ जाए। ऐसे ही ना, क्या आप नलका खोलते हो और पानी ऊपर से नीचे आता है, उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है क्या? नहीं, ऊपर से नीचे पानी खुद आ जाता है। हाँ, जब नीचे से ऊपर भेजना हो ना तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उसके लिए आपको फिर मोटर चाहिए। ऐसे ही ना, तो आपने टैंक बनवाया, आपने टैंकी बनवाई ऊपर और टैप खोल दिया, नलका खोल दिया, अब पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। अच्छा, ऊपर का मतलब है हायर पोटेंशियल, टैंकी ऊपर है ना यार, हायर पोटेंशियल, नलका नीचे है, लोअर पोटेंशियल पर है, तो यानी कि पानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर आ रहा है। यही सेम चार्ज के साथ है, चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। डोंट फॉरगेट, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। वो याद है मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताई थी कि हमारे घरों में दो वायर्स होती हैं, एक रेड और एक ब्लैक। रेड हायर पोटेंशियल होता है रेड में, और ब्लैक में लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम हायर टू लोअर। तो डोंट फॉरगेट, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। अच्छा, अब सुनो, अब आप इलेक्ट्रिक करंट के लिए कह क्या रहे हो कि इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। और फिर आप ये भी कह रहे हो कि चार्ज हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पर है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल पर है। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो इलेक्ट्रिक करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और आप कह रहे हो चार्ज हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है। इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, अब आ जाओ कन्वेंशनल करंट पर। कन्वेंशनल करंट जो होता है वो होता है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव आयंस। ये पॉजिटिव आयंस की शिफ्टिंग की वजह से होता है। बेसिकली ये जो करंट है ना, एक फिक्शियस करंट है। फिक्शियस समझते हो, एक इमेजिनरी करंट। दर हकीकत जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता तो भाई इलेक्ट्रॉन के ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, इसलिए इसको एक फिक्शियस करंट भी कहते हैं। अब ये किस किस्म का करंट होता है, जरा गौर से समझने वाली बात है। भाई ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, मैं जरा आपको इसको जूम करके दिखा रहा हूं। ये कंडक्टर के एटम्स हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये कंडक्टर से क्या है, एटम्स। तवज्जो। अब मैंने अगर बैटरी कनेक्ट कर दी, यहां ये बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है,
अच्छा ये एटम है, these are not electrons, these are atoms. अच्छा इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहां जंप कर जाता है, यहां से ले लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर गया। कौन से एटम से? मैं एटम की नंबरिंग भी दे देता हूं, 1 2 3 4 5, these are 5 atoms। इलेक्ट्रॉन, अच्छा जाहिर सी बात है हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं सिर्फ पर्टिकुलरली फिलहाल किसकी बात कर रहा हूं? तीसरे एटम की। तीसरे एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर किसमें चला गया? सेकंड में। मुझे बताओ अगर थर्ड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, थर्ड एटम से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जिस एटम से जिस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, रिमूव हो जाए, उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो बताओ थर्ड एटम कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव चार्ज एटम को क्या कहते हैं? आयन। व्हाट इज आयन भाई? आयन, अ चार्ज एटम इज नोन एज आयन। अब ऐसा एटम जिसने या तो इलेक्ट्रॉन लिए हुए हो या इलेक्ट्रॉन दिए हुए हो, अ चार्ज एटम इज नोन एज आयन। अब आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, देखना पड़ेगा उसका इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं या दिए हुए हैं। ऐसे ही ना, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले ले तो इट बिकम्स नेगेटिव आयन, दे दे तो इट बिकम पॉजिटिव आयन। तो इस थर्ड एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? सेकंड को, क्योंकि थर्ड में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब मैं इस एटम को क्या कहूंगा? पॉजिटिव आयन। ठीक है, सुनो, चौथे एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वापस कहां आ जाता है? थर्ड में। गौर करें, फोर्थ एटम में से इलेक्ट्रॉन निकला, किसमें आ गया? थर्ड में। थर्ड का एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग था, वो वापस आ गया। और जब थर्ड में वापस आ गया तो अब ये थर्ड एटम न्यूट्रल हो गया। भाई एक इलेक्ट्रॉन चला गया था ना इसका, जब भी तो आप आयन बोल रहे थे इसको, पॉजिटिव आयन। एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, तो चौथे एटम ने, फोर्थ एटम ने इसको इलेक्ट्रॉन वो वापस कर दिया, दे दिया इसको, तो ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन अब बताओ अगर चौथे एटम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब फोर्थ एटम पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब ये क्या बन गया? आयन। इसी तरह फिर फिफ्थ एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, फोर्थ में आ गया, ये न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव आयन यहां चला गया। अब मुझे बताओ, ये जो एरोस मैंने शो किए हैं, ये एरोस इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेकिन सुनो, पहले चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कौन से एटम पे था? थर्ड। फिर पॉजिटिव चार्ज फोर्थ पर, फिर पॉजिटिव चार्ज फिफ्थ पर। इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कैसे हो रहा है? थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ, यानी कि लेफ्ट टू राइट। इस पॉजिटिव आयंस की शिफ्टिंग को कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इसकी मिसाल यूं भी समझ लें, जरा अपने जहन में लाएं। 4 चेयर्स रखी हुई हैं, 4 चेयर्स। 3 चेयर्स में बच्चे बैठे हैं और एक कॉर्नर वाली सीट खाली है। मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन अपने जहन में लाएं। 4 चेयर्स है, 3 पे बच्चे बैठे हुए हैं, एक कॉर्नर वाली चेयर खाली है। अब आपसे पूछ रहे हैं वैकेंसी कहां है, खाली जगह है? आप कहेंगे सर जो लास्ट में चेयर है, ठीक है। मैंने एक बच्चे को उठाया, मैंने कहा भाई इस कॉर्नर वाली चेयर पर आ गया, कॉर्नर वाली चेयर पर आ गया, ठीक है, वो फिल हो गई। अब वैकेंसी कहां शिफ्ट हो गई? बीच में। मैंने फिर यहां से बच्चे को उठाया, आप इस वाली चेयर पर आ जाओ जो खाली हुई है, उसने उसको फिल कर दिया। अब वैकेंसी कहां शिफ्ट हो गई? जस्ट नेक्स्ट चेयर पर। यानी कि बॉयज मूव कर रहे हैं, चेयर तो मूव नहीं करी, बॉयज मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन वैकेंसी शिफ्ट हो रही है राइट टू लेफ्ट। इस पॉजिटिव आयन की शिफ्टिंग को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है इट इज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव आयन। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो कन्वेंशनल करंट होगा, अदरवाइज कन्वेंशनल करंट नहीं होगा, क्योंकि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्जेस की शिफ्टिंग का नाम है, और पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग जब होगी जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जहां इलेक्ट्रिक करंट होगा वहीं कन्वेंशनल करंट भी होगा। तो इसको मैंने लिख दिया ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव आयन, और ये पॉजिटिव आयन की शिफ्टिंग जो हो रही है वो हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है।
अच्छा, ध्यान में रखें, ये फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और फिर हम ये भी कहते हैं कि करंट फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर टू लोअर, और ये फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब कन्वेंशनल करंट के लिए पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर होता है और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर होता है। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा जल्दी रिवर्स हो गया, ये बात रिवर्स हो गई। ओके, अब दो करंट हो गए, एक इलेक्ट्रिक और एक कन्वेंशनल। हमें करंट की डायरेक्शन अब किसी एक करंट से लेनी है बस। अब हम ये नहीं कर रहा कि यार ये करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। हमें करंट की डायरेक्शन किसी एक करंट से मान लेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक से मान लो, चाहे वो कन्वेंशनल से मान लो, बस एक से फिक्स कर दो। तो अब हम जब भी करंट की डायरेक्शन लेंगे तो हम लेंगे कौन से करंट से बेटा? कन्वेंशनल करंट से। तो बस अब हम कहेंगे ठीक है यार, करंट की अब जब भी डायरेक्शन लेनी है वो लेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट से। और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे तो फिर हम पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल पर मानेंगे और नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल में मानेंगे। तो करंट की डायरेक्शन हम कन्वेंशनल करंट से जाहिर किया करेंगे, इलेक्ट्रिक से नहीं। ठीक है, कर सकते थे, मैंने कहा किसी एक से फिक्स कर लो, हमने कन्वेंशनल करंट से फिक्स कर दिया। तो ये हमारा करंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रह गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, क्योंकि वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन इक्वेशन हमारी बुक में नहीं है, लेकिन हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में।